हेलो स्टूडेंट्स। तो चैप्टर नंबर 27 है फॉसिल और पुराने खंडहर। हम लोग पढ़ रहे हैं किताब का नाम है पिता के पत्र, जवाहरलाल नेहरू की चिट्ठियाँ इंदिरा गांधी के नाम। तो आप सोचोगे कि भाई हम लोग पिता के पत्र क्यों पढ़ें। तो एक्चुअली में जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी बेटी इंदिरा गांधी को समझाने के लिए, सिखाने के लिए दुनिया के इतिहास के बारे में, दुनिया के देशों के बारे में, भाषा के बारे में, मनुष्य की सभ्यता के विकास के बारे में समझाने के लिए जो चिट्ठियाँ लिखी थी वही चिट्ठियाँ मैं आपको पढ़ करके सुना रहा हूँ। और इसका आज का चैप्टर है 27 फॉसिल और पुराने खंडहर। जो पुराने चैप्टर्स हैं उसकी भी प्लेलिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा, आप वहाँ से जान सकते हैं। और आप एक चैप्टर सुन करके तो देखो, फिर आपको पता चलेगा कि भारत का इतिहास, दुनिया का इतिहास कितना इंटरेस्टिंग रहा है। तो कंटिन्यू करते हैं चैप्टर कंटिन्यू करने से पहले एक बार आपको याद दिला दूं कि मेरा चैनल है न्यू एज कोचिंग। इसे आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और इस वीडियो के बारे में अपने कमेंट्स ज़रूर बताना। फॉसिल शब्द क्या होता है? तो फॉसिल शब्द होता है जीवाश्म। कि सपोज करो कि अभी से 5000 साल पहले, अभी से 10,000 साल पहले, अभी से 1,00,000 साल पहले कोई जानवर, डायनासोर, बड़े बड़े पेड़ किसी वजह से, अर्थक्वेक की वजह से या किसी वजह से अगर धरती के अंदर चले गए और वो दब गए, चट्टान बन गए, तो उन चट्टानों में इनकी हड्डियों के ढांचा का निशान दिखता है, वही जीवाश्म कहलाता है। और खंडहर का मतलब क्या है? खंडहर का मतलब है पुरानी बिल्डिंग्स। उसमें महल हो सकते हैं, घर हो सकते हैं। कितनी पुरानी? 5,000 साल, 10,000 साल, 50,000 साल पुराने घर, है ना। ओके। तो आप में से कोई स्टूडेंट मुझे बता सकता है क्या कि फॉसिल फ्यूल किसे कहते हैं? आप सब लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा फॉसिल फ्यूल के बारे में। ये जो कोयला होता है, पेट्रोलियम होता है, यही तो है फॉसिल फ्यूल। इसके बारे में कभी डिटेल में अलग से बताऊंगा। मैंने अरसे से तुम्हें कोई खत नहीं लिखा। पिछले 2 खतों में हमने उस पुराने ज़माने पर एक नज़र डाली थी जिसकी हम अपनी खतों में चर्चा कर रहे हैं। मैंने तुम्हें पुरानी मछलियों की हड्डियों के चित्र के पोस्टकार्ड भेजे थे जिसका तुम्हें ख्याल हो जाए कि फॉसिल कैसे होते हैं। मसूरी में जब तुमसे मेरी मुलाकात हुई थी तो मैंने तुम्हें दूसरे किस्म के फॉसिल की तस्वीरें दिखाई थीं। पुराने रेंगने वाले जानवरों की हड्डियों को ख़ास तौर से याद रखना। सांप, छिपकली, मगरमच्छ और कछुए वगैरह जो आज भी मौजूद हैं, रेंगने वाले जानवर हैं। रेंगने वाले जानवर को हम लोग क्या कहते हैं? आप बता सकते हो क्या? रेंगने वाले जानवरों को हम लोग कहते हैं रेप्टाइल्स। व्हाट डू वी से? रेप्टाइल्स। पुराने ज़माने के रेंगने वाले जानवर भी इसी जाति के थे, पर कद में बहुत बड़े थे और उनकी शक्ल में, उनके चेहरे में बड़ा फ़र्क था। तुम्हें उन देव कैसे जंतुओं की याद होगी, बड़े भयानक भयानक जंतु जिन्हें हमने साउथ केसिंगटन के अजायब घर म्यूजियम में देखा होगा। तो उतने बड़े बड़े विशाल कौन से जानवर रहे होंगे? मेरा ख्याल है कि नेहरू जी उसमें डायनासोर की बातें कर रहे हैं। डायनासोर के कंकाल, है ना। उनमें से एक 30 या 40 फीट लंबा था और एक तो ऐसा भी था जिसके बारे में मैं अभी बता रहा हूँ। एक 30 या 40 फीट लंबा था। एक किस्म का मेढक भी था जो आदमी से बड़ा था, इतना बड़ा मेढक। और एक कछुआ भी उतना ही बड़ा था। तो उस ज़माने में बड़े भारी भारी चमगादड़ उड़ा करते थे। और एक जानवर जिसे इग्वानोडॉन कहते हैं, वो खड़ा होने पर वह एक छोटे से पेड़ के बराबर होता था। यहाँ पर हम लोग फॉसिल का एक चित्र देख रहे हैं। जिन फॉसिल्स की हम लोगों ने बातें की कि चट्टानों में दब जाने से पेड़ों के फॉसिल या जानवरों के फॉसिल कैसे बनते हैं। मैं बाद में एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें फॉसिल के बारे में और भी जानकारी शेयर करूंगा और वो कलरफुल होगा।
तुमने खान से निकले हुए पौधे भी पत्थर की सूरत में देखे थे। चट्टानों में फर्न और पत्तियों और तारों के खूबसूरत निशान थे। रेंगने वाले जानवरों के पैदा होने के बहुत दिन के बाद वे जानवर पैदा हुए जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। तो बच्चों, क्या आप जानते हो कि जो जानवर अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं उन्हें हम किस कैटेगरी में रखते हैं? दे आर नोन एज मैमल्स, है ना। हिंदी में इसे बोलते हैं स्तनधारी। तो गाय, भैंस, मनुष्य, ये सब के सब मैमल्स ही तो हैं। ज़्यादातर जानवर जिन्हें हम देखते हैं और हम लोग भी इसी जाति में हैं, मैमल्स में ही हैं। पुराने ज़माने के दूध पिलाने वाले जानवर हमारे आजकल के ऐसे जानवरों से बहुत मिलते थे। उनका कद अक्सर बहुत बड़ा होता था, लेकिन रेंगने वाले जानवरों के बराबर नहीं। बड़े बड़े दांतों वाले हाथी और बड़ी ढील डॉल के भालू भी होते थे। तुमने आदमियों की हड्डियां भी देखी थी। इन हड्डियों और खोपड़ियों को देखने में भला क्या मज़ा आता। इससे ज़्यादा दिलचस्प वे चकमक के औजार भी थे जिन्हें शुरू के ज़माने के लोग काम में लाते थे। मैंने तुम्हें मिस्र के मकबरों और ममियों की तस्वीरें भी दिखाई थीं। तुम्हें याद होगा कि इनमें से कई तो बहुत खूबसूरत थीं। लकड़ी की ताबूतों पर लगी बड़ी बड़ी कहानियाँ लिखी हुई थी। थीब्स के मिस्री मकबरों की दीवारों की तस्वीरें बहुत ही खूबसूरत थीं। तुमने मिस्र के थीब्स नामी शहर में महलों और मंदिरों के खंडहरों की तस्वीरें देखी होंगी। कितनी बड़ी बड़ी इमारतें और कितने भारी भारी खंभे थे। थीब्स के पास ही मेमन की बड़ी मूर्ति है। ऊपरी मिस्र में कार्नक के पुराने मंदिरों और इमारतों की तस्वीरें भी थी। इन खंडहरों से भी तुम्हें कुछ अंदाज़ा हो सकता है कि मिस्र के पुराने आदमी मेमोरी के काम में कितने होशियार थे, है ना। अगर उन्हें इंजीनियरिंग का अच्छा ज्ञान नहीं होता तो ये मंदिर और महल, ये पिरामिड उन्होंने कैसे बनाए? हमने सरसरी तौर पर पीछे लिखी हुई बातों पर एक नज़र डाल ली। इसके बाद के खत में हम और आगे चलेंगे। तो इसके साथ में ही ये चैप्टर 27 ख़त्म होता है। तो बच्चों, एक बार मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि मेरा चैनल है न्यू एज कोचिंग। इसे आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने कमेंट्स ज़रूर बताना। ये चैनल आपको पढ़ाई के चैप्टर्स के अलावा जनरल नॉलेज के बारे में, सोशल साइंस के बारे में, पॉलिटिकल साइंस के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में, मैथमेटिक्स के बारे में काफ़ी सारी दिलचस्प जानकारियाँ लेकर के आता रहेगा। सो हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।